तो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं समाजकारी के जो विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए थे यूजीसी नेट में, उन सभी प्रश्नों के बारे में। और आज आप लोगों का 2017 का जो ये पेपर है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और आज ये समाप्त हो जाएगा। मैंने आप लोगों से इसमें एक जनवरी में पेपर हुआ था, वो मैंने समाप्त कर दिया है, और एक नवंबर में पेपर हुआ था जो मैं आप लोगों से इस समय बातचीत कर रहा हूँ नवंबर पे। तो नवंबर में दो पेपर हुए थे, एक समाज कार्य का द्वितीय प्रश्न पत्र था और एक तृतीय था। जो द्वितीय था इसमें 50 प्रश्न थे सेकंड पेपर में, और जो तृतीय था वो 75 थे। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस द्वितीय वाले पर और आ चुके हैं इस समय क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो आज का ये पहला प्रश्न है आप लोगों का, और नवंबर 2017 का ये सेकंड पेपर का 35वें नंबर का प्रश्न है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित विषय संबंधित जो संविधान है उन संविधान में संशोधन हुए हैं और उन संशोधन अधिनियमों को सही क्रम में आपको लगाना है। यदि आपको ये याद होगा तो आप ऐसे प्रश्न को कर पाएंगे। एग्जैक्ट यहाँ पे वर्ष के साथ साथ कौन सा संशोधन हुआ है वो भी हमें ध्यान देना पड़ता है ना। तो मैं आप लोगों को कुछ नोट करवा देता हूँ, आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि एक संपत्ति का अधिकार है, और संपत्ति का अधिकार की जब बात होती है तो ये 44वें नंबर का है 1978 का। जब संविधान की प्रस्तावना की बात होती है तो संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है। ये भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है ना। तो आप बताइएगा कि एक बार संशोधन हुआ है, और वो भी आपको ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन आप सबका 1976 वाला, ठीक है, याद रखिएगा। और एक आपका आता है नगर पालिका अधिनियम को लेकर, तो नगर पालिका जो आपका आएगा इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये 74 संविधान संशोधन है 1992 का। एक बार आप मैम मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है। हाँ ठीक, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे जो 74वां संविधान संशोधन है ये आप ध्यान रखेंगे कब हुआ है, ये भी 1992 का याद रखेंगे। हाँ, एक अगर हम बात करते हैं आप लोगों से तो ये ध्यान रखेंगे कि एक पंचायती राज अधिनियम है, और इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो ये 73वां संविधान संशोधन था और 1992 का था। तो एक बार पहले इस प्रश्न को क्रम में लगाकर मुझे बताइए, फिर मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ। बताइए ऑप्शन कौन सा सही जाएगा। जी ऑप्शन सेकंड, दूसरा। ओके, ऑप्शन सेकंड की बात कर रहे हैं आप सभी लोग, और यही आपका करेक्ट जवाब रहेगा। यही आपका करेक्ट जवाब है, ठीक है, यही आपका करेक्ट जवाब है सेकंड वाला। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना फिर आएगा सबसे पहले, फिर अधिकार, फिर पंचायती राज, फिर नगर पालिका। अब आपको मैं दो तीन बातें बता दूं जो प्रमुख रूप से आप लोगों की परीक्षाओं में, एक बार म्यूट रहिए मैम, आपके बैकग्राउंड आप अनम्यूट होकर बात कर रहे हैं, म्यूट हो जाइए। अब आप सुने थोड़ा सा मेरी बातों को अच्छे से। ये जो प्रश्न में 4 थे ये तो इम्पोर्टेंट तो है ही है आप सबके लिए। एक 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को लेकर शामिल किया गया था, तो वो था, आप लोगों का ध्यान रखेंगे, वो था 21वें नंबर का संविधान संशोधन था, और जो 21 नंबर पर हुआ था वो 1967 में हुआ था। एक बात इसको आप नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। ये आपको बता दूं एक अनुच्छेद में बेसिकली परिवर्तन हुआ था 356 में। 356 का जो 5 वाला उपभाग था, तो संविधान के अनुच्छेद में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई थी कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि जो होगी वो 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, और अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ आप लोगों से 356 के 5 में। तो ये 48वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी 48 नंबर का था ये, और ये संशोधन हुआ था आप लोगों को 1984 में, 1984 में। नोट करते रहिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। 73वां मैंने आप लोगों को बता दिया है, 74वां भी आपको बता दिया है। 73वां क्या है फिर से बता देना चाहता हूँ। 11वें नंबर की जो अनुसूची थी उसको जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज का जो है स्थापना जो है प्रावधान की बात की गई थी उसमें, ठीक है। वहीं जब हम आप लोगों से बात करता हूँ तो 73वें के बाद 74वें नंबर की आती है बात, तो वो कहता है कि 12वें अनुसूची में, ध्यान रखेंगे पेपर में पूछा जाता है कभी कभी 11वें अनुसूची में बताइए संशोधन
कौन सा था, तो 73वां था, वो 1992 का था। अब पूछ लेता है कभी कभी 74वें संविधान संशोधन बताइए कौन सी अनुसूची, तो आप ध्यान रखेंगे 12वें नंबर की जो अनुसूची थी उसमें जोड़कर नगरीय स्वशासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था, जो आपको 74वां था, यानी 74 नंबर का था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आप लोगों ने देखा भी होगा 86वां संविधान संशोधन यानी 86 नंबर का, जो 2003 में हुआ था, जो 2003 में हुआ था। ये प्राथमिक शिक्षा को लेकर मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, ये भी हम सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको बता दूं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सीटों के जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था, व्यवस्था की गई थी, वो 93 नंबर का संविधान संशोधन था। वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बात समझ में आ रही है ना सबको? बताएं। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही भाई, क्या बात हो रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपने वो किया है ना, तो आपकी प्रेजेंटेशन आपका ओपन करना पड़ रहा है वहाँ पे जाके, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है अब आप सबको? दिखाई दे रही है? नहीं सर, नहीं दिख रही है मुझे। माधुरी मैडम, एक बार जहाँ पे मेरा है वहाँ पे मुझे पिन कर दीजिए, मेरी वाली आईडी को पिन कर दीजिए आप, है ना? ठीक है। क्या आवाज़ मेरी क्लियर है? स्क्रीन साफ है? अब दिखिए, बताइए एक बार, मुझे कंफर्म कर दीजिए, मैं आगे बढ़ूँ फिर। सर स्क्रीन हम लोगों को नहीं दिख रही, हमको भी नहीं दिख रही। क्या बात कर रहे हैं आप सभी लोग? में क्लिक करके फुल स्क्रीन करिए ना। हाँ, फुल स्क्रीन कर लीजिए मैम एक बार स्क्रीन। हाँ सर किया हुआ है। ओके, एक मिनट मैम, आप एक बार लेफ्ट होके दोबारा से ज्वाइन हो, लेफ्ट होके दोबारा से ज्वाइन हो, लेफ्ट हो जाइए एक बार, दोबारा से आप ज्वाइन करें। तो ये आपको, हमारा भी नहीं हो रहा सर। अरे मेरे भाई भी नहीं दिख रहा सर स्क्रीन। रुक जाओ, फिर मैं ही लेफ्ट हो, जो मैं क्वेश्चन नंबर 35 के अनुसार आप लोगों को बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। एक शब्द मैं बताना चाहूँगा, संविधान की प्रस्तावना में 3 ऐसे शब्द थे जो जोड़े गए थे, उसका नाम था पास। मैंने बताया भी है, पंथ निरपेक्ष होता है, पंथ निरपेक्ष, और एक समाजवादी और एक अखंडता। P फॉर पंथ निरपेक्ष, A फॉर अखंडता और S फॉर आपका क्या बन जाएगा? समाजवादी। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये हम सब के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करता हूं तो कहता है कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य की पद्धति में निम्नलिखित में से हमें सही क्रम को लगाना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 नंबर, पहला नंबर आप लोगों ने यहाँ पे मुझे जवाब दिया है। चलिए थर्ड सर, थर्ड की तरफ आप लोगों ने रुख कर लिया। अब तो मैं आपको, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ऑप्शन ए आपका गलत है, बी आपका गलत है, सी आपका गलत है, सॉरी सी आपका सही है, ए गलत है, बी गलत है और डी गलत है आपका। जो व्यक्तिक समाज कार्य की पद्धति है वो बेसिकली पहले व्यक्ति आता है, फिर समस्या आती है, फिर स्थान आता है, फिर प्रक्रिया आती है। इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस और प्रोसेस। ध्यान रखें, इसी को 4 P's के नाम से हम लोग जानते हैं। और याद रखिएगा आप सभी लोग, ये समस्या समाधान का उपागम है, और समस्या समाधान का उपागम सन 1957 में H.H. पार्लियामेंट ने दिया था। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए समाज कार्य के संबंध में। वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। अच्छा सवाल है आप लोगों के सामने, इस पे थोड़ा सा आप लोग नज़र डालें कि वर्ष में मनाए जाने वाले निम्नलिखित दिवसों को उनके मनाए जाने के सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। 4 ऑप्शन पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो महिला दिवस है, ध्यान से मेरी बातों को आप सभी लोग सुनिएगा। दूसरा आएगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने अपने अपने विचारों को प्रकट कर दिया। अब एक बार मेरी बात को ध्यान से आप सभी लोग सुने। महिला दिवस, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि कौन सा महिला दिवस, ठीक है। पहले आप लोग बातों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। अगर जब हम बात करते हैं महिला दिवस में, तो महिला दिवस 2 मनाया जाता है, एक राष्ट्रीय महिला दिवस होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। जब राष्ट्रीय महिला दिवस की बात आती है तो आप ध्यान रखेंगे भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेगा, और तब आपको याद आना चाहिए, ध्यान रखेंगे 13 फरवरी। जब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा 8 मार्च। बात को समझिएगा अभी।
फिर हम बात करते हैं युवा दिवस को लेकर, तो यहाँ पे हम ये नहीं कर रखा है कि भाई कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, कि राष्ट्रीय वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय वाला है। तो दो टाइप यहाँ पे भी बन जाएंगे आप लोगों के सामने। हम एक बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर तो 12 अगस्त, जब हम बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर तो 12 जनवरी। बात आती है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को लेकर, तो ये आप भली भांति तरीके से परिचित हैं, 8 सितंबर। जब हम बात करते हैं एड्स दिवस के बारे में तो आप अच्छे से जानकारी है आपके पास कि 1 दिसंबर। तो अब आप लोग मुझे ज़रा बताएं कि यहाँ पर किस आधार पे आप लगाना उचित समझेंगे प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न अगर 2023 में आया तो श्योर है कि कॉमन नंबर मिलना है सबको। पहली बात, कॉमन नंबर सबको मिलना है, क्योंकि अब यहाँ पे तो कंफ्यूज कर रखा है कि हम भाई किसको पहले माने, 12 को माने कि 12 अगस्त को माने, है ना। अब उस आधार पे आयोग ने 37 वाले का जो जवाब दिया है वो पहले 12 जनवरी को रखा है, फिर उसके बाद उसने 8 मार्च को रखा है, फिर उसके बाद उसने 8 सितंबर को रखा है, फिर उसने क्या रखा है 1 दिसंबर को रखा है। यहाँ पर यानी आपका ऑप्शन जो जाएगा वो बी की तरफ रुख करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो ये पहले इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल क्लियर कट आप लोगों से पूछा जाएगा भैया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बताइए और राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में बताइए, ऐसे आप लोगों से प्रश्न बनाकर पूछे जाएंगे और आपको वहाँ पर दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर माना है, तो आप इसी को ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल को लेंगे क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में कि निम्नलिखित अधिनियम है। अब देखिए मैं आप लोगों को अधिनियम के बारे में बता रखा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये प्रश्न आप लोग खुद मुझे बताने का प्रयास करें कि कालक्रमानुसार जब अगर आपको व्यवस्थित करना है तो कौन सा आप व्यवस्थित करेंगे और कैसे करेंगे, बताइए। चलो एक आध बार आप लोग भी बता दिया करो, है कि नहीं तो ये पता। जी। चलो नहीं पता मैं बताऊं, ये सब बता दीजिए। चलो कोई बात नहीं, बता दिया करें। एक ये जो आप देख रहे हैं शिशु अधिनियम को या इसी को बोला जाता है प्रशिक्षुक अधिनियम भी बोला जाता है, इसी शब्द को ही। तो इसे हम बोलते हैं अप्रेंटिस एक्ट के रूप में, और यह एक्ट जो आया था वो आया था 1961 में। 1961 में एक मातृत्व लाभ अधिनियम भी आया है, वो काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग उसे भी ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, कहता है गार्जियन एंड वार्ड एक्ट को लेकर। मैं आपको बता दूं यह एक्ट जो है अभिभावक और वार्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गार्जियन का मतलब होता है अभिभावक, संरक्षक इसको बोला जाता है, एंड वार्ड के एक्ट के नाम में आता है तो आप लोग 1890 लगाइएगा। जब बात करते हैं रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट की बात में, तो इसको हिंदी में कहा जाता है सुधार स्कूल अधिनियम, और सुधार स्कूल अधिनियम 1897 रहेगा, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद आता है चिल्ड्रन एक्ट, और चिल्ड्रन एक्ट आता है 1989 में। तो एक बार मुझे क्रम लगा के बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। कोई सही जा रहा है कि कोई भी नहीं सही जा रहा है? आप लोग ऑप्शन भी बताने में काफी समय ले रहे हैं। सर सी सी बी बी सर बी सी बी डी ए सी बी ए डी एक मिनट, CBDA सर CB, ये वाला ना सी बी देखिए आप लोगों ने, मैं एक्ट का नाम भी बता दिया और उसके बावजूद भी आप लोग सही प्रश्न को कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे तो आप लोग स्टूडेंट हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अब आप ही लोग सुन लीजिए। सबसे पहले आया था, अगर हम बात करें तो 1890 सबसे पहले बी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 90 के बाद आपका आता है 1889 होना चाहिए ना, डी। 1897 सी। एक मिनट, 89 होना चाहिए, फिर उसके बाद 90 आना चाहिए, है ना। तो आपका डी आना चाहिए सबसे पहले, फिर ऑप्शन 1 सही है। अरे यार एक मिनट रुक तो जाओ, एक मिनट, ये 1989 है,
या एक बार सुन तो लीजिए आप सभी लोग। 1890 आपका बी सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा 1897 यानी सी आएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा 1961 आएगा, और फिर उसके बाद आपका आएगा लास्ट में ये 1989 का, यानी ये डी आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे किसी बच्चे ने बताया था, यही ऑप्शन करेक्ट जाएगा आपका। आप लोग ध्यान रखें, अच्छा प्रश्न था ये। दिए हुए प्रश्नों को आप लोग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, और ये आप सब के लिए हित में नहीं है, अहित जैसी प्रक्रियाएं संचालित कर रहे हैं आप सभी लोग, है ना। तो अच्छे से काम करेंगे तभी पेपर में भी आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे, वरना आपको नेगेटिव ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। प्रश्न हमारे सामने 39 नंबर का है, जरा मुझे बताएं आप सब लोग क्या इसका करेक्ट जवाब होगा। सिगमंड फ्रायड द्वारा दिए गए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में आपको दर्शाना है, तो क्या आप यहाँ पे कहना उचित समझेंगे। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उसी से है। ओके, सर दूसरा। दूसरा आपने मुझे बताया, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। थर्ड, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड की तरफ भी आया। अब मेरी बात को आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। सिगमंड फ्रायड समाजकारी में एक ऐसा विद्वान है, चाहे वो एम्स मेडिकल सोशल वर्क की बात हो, चाहे वो SGPGI की बात हो, चाहे MP सेट की बात हो, या UGC नेट की बात हो, ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी एक यूनिक के रूप में प्रश्न के रूप में आता है, पहली चीज़। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, सिगमंड फ्रायड जो है इसी सिद्धांत को उपागम के नाम से भी जाना जाता है। तो जब कभी उपागम आ जाए तो पता चले कि सर ने कभी उपागम तो पढ़ाया ही नहीं, सिद्धांत बोलते थे तो ये है ही नहीं। तो नहीं भाई, ये उपागम के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें मनोविश्लेषणवाद भी कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत जो है कुछ अवधारणाओं के बारे में जिक्र किया, जैसे एक चेतन था, एक अचेतन था, एक अवचेतन था। ये 3 शब्दों के बारे में भी जिक्र करते हैं। वहीं साथ ही साथ इन्होंने एक विचारों पर बात किया है, इद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में भी। मैं इन सब के बारे में आप लोगों से कई बार प्रश्नों में आते भी है, मैं बताता भी रहता हूँ, और इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। व्यक्ति की जो संरचनाएं हैं, वो व्यक्ति की संरचनाएं सिगमंड फ्रायड ने 2 मॉडल दिए थे। ये शायद आप लोगों के लिए यूनिक होगा जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ 2 मॉडल के बारे में। 2 मॉडल कौन कौन से थे? एक मॉडल अकारात्मक मॉडल था, और एक मॉडल इनका था इनका एक मॉडल था अकारात्मक था, और एक संरचनात्मक था। हालांकि आप जानते हैं ये इनके बारे में, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जो अकारात्मक मॉडल था, अकारात्मक मॉडल के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने कहा कि गत्यात्मक शक्तियों में होने वाला जो संबंध होगा वो कार्यस्थल पर होता है, इसलिए ये अकारात्मक होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक चेतन होता है, एक अर्धचेतन होता है, और एक अवचेतन होता है, अचेतन होता है। अब मेरी बात को समझिए आप सभी लोग। जैसे अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से बोलूँ, जहाँ इच्छाएं, प्रेरणाएं, संवेदनाएं आती हैं, जहाँ वर्तमान समय आता है, जहाँ व्यक्तित्व की जागृत अवस्था आती है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि भैया ये चेतन है। क्या बोल देते हैं इसको? ये चेतन बोल। कभी कभी पेपर में चेतन की डेफिनेशन को भी लेकर प्रश्न हमारे सामने बन जाता है। जब हम बात करते हैं अर्धचेतन को लेकर, बात को समझते चलिएगा आप सभी लोग। अर्धचेतन ये बेसिकली चेतन और अचेतन के मध्य की एक स्थिति है, और इस अवस्था में व्यक्तित्व ना तो पूरी तरह से जागृत अवस्था में होता है, अर्थात आप ये कह लीजिए कि चेतना है परंतु वो जागृत अवस्था में नहीं है। मन में ऐसी इच्छाएं, ऐसी भावनाएं, ऐसी अनुभूतियां आती हैं, किंतु जब हम प्रयास करते हैं तो हमारा चेतन स्तर पर वो आ जाती है, तो वह प्रक्रिया हमारी बन जाती है अवचेतन की। जैसे आप लोगों को कोई चीज़, जब से मैं कोई चीज़ पूछता हूँ तो आप लोग कहते हैं याद इस समय नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं? उसको अपने मानसिक शक्ति के माध्यम से उसको याद करने की कोशिश करते हैं, फिर याद आ जाता है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अर्धचेतन की कहलाती है। फिर वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो एक अचेतन होता है। अचेतन शब्द जो है चेतन के ठीक विपरीत है, अर्थात जो चेतना से परे हो, वह अचेतन है। सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल में चेतन और अर्धचेतन की तुलना में अचेतन कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्रायड ने यह भी बात बोला है कि मनुष्य का व्यवहार अचेतन अनुभूति, इच्छा, प्रेरणा से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है।
यहाँ विचार आते हैं, अनुभव आते हैं, प्रेरणाएं वगैरह आती हैं। कामुकता भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, अनैतिक घृणा भी मेंशन किया गया है, यहाँ तक कि असामाजिक तथ्य को भी मेंशन कर दिया गया है अचेतन के अंतर्गत। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। फिर कहेंगे गत्यात्मक में क्या आता है। गत्यात्मक में ईद आता है, ईगो आता है, सुपर ईगो आता है। और ईद का मतलब आप जानते हैं, यह एक जैविक तत्व होता है, यह आनंदवाद के सिद्धांत पर आधारित है और इसका मुख्य जो उद्देश्य है सुख प्राप्त करना होता है ईद का। ये बात आपको अच्छे से पता है, ये भी प्रश्न में पेपर में आता है। एक है ईगो। ईगो का मतलब होता है कि संरचनात्मक मॉडल पर आधारित है, ये वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है? वास्तविकता के सिद्धांत पे आधारित है। जब नैतिक और सामाजिक नियमों के कारण व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसे निराशावादी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, तो उसका परिचय वास्तविकता से होता है ना। वहीं अगर हम बात करें, एक सुपर ईगो होता है, और सुपर ईगो क्या करता है आपका, यथार्थवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। गत्यात्मक मॉडल का तीसरा ये है जिसके अंतर्गत सुपर ईगो में अहम यानी ईगो के समान सुपर ईगो की आंशिक रूप से चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन अर्थात तीनों प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत देखने को मिल सकती है। तो आदर्शवादी सिद्धांत के द्वारा जो है नियंत्रित होता है, अर्थात यह नैतिकता पर आधारित होता है। यहाँ व्यक्तित्व किन किन घटकों से मिलकर बना हुआ है या इस पे हम चर्चा करते हैं, इन्हीं प्रक्रिया को हम लोग सुपर ईगो के अंतर्गत रखते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम सिगमंड फ्रायड के बारे में बात करें तो दो मूल प्रवृत्तियां हैं जो बहुत फेमस रही हैं। एक मूल प्रवृत्ति का नाम जीवन मूल प्रवृत्ति कहते हैं उसको, और जीवन मूल प्रवृत्ति को बेसिकली अगर बात आती है, पूछा जाता है तो वो इरोस के नाम से पूछा जाता है। और ये बात आप जानते हैं कि जीवन मूल प्रवृत्ति क्या होती है, कि व्यक्ति की प्रवृत्ति रचनात्मक कार्यों से होती है। नए नए अर्थात मौलिक और अच्छे अच्छे कार्य के लिए जो प्रेरित करता है वो बेसिकली जीवन मूल प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है ना। इसी के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने अपने पूरे सिद्धांत में यौन मूल प्रवृत्ति को सर्वाधिक बल दिया है। इसी जीवन की मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत ही किस पे सर्वाधिक बल दिया है? यौन मूल प्रवृत्ति पर। पेपर में ये भी प्रश्न आता है। जब हम बात करते हैं दूसरे वाले पर, दूसरा जो था वो बेसिकली एक शब्द है मुमूर्षा करके, या आप ये कह लीजिए थेनाटोस करके। थेनाटोस एक ऐसा शब्द है जो प्राइड एक विद्वान था जिसने इस मूल प्रवृत्ति को थेनाटोस का नाम दिया था। कारण ये था कि हिंसात्मक और आक्रामक व्यवहार जहाँ पे देखने को मिलता है वो थेनाटोस होता है, वो थेनाटोस होता है। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या ये दोनों मूल प्रवृत्तियाँ और जो दो तीन बातें अकारात्मक और सकारात्मक संरचनात्मक जो दो मॉडल बताए हैं, क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं? जी सर। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे। जी सर, आपने जैसे ये दो मॉडल बताया था, अकारात्मक और संरचनात्मक, मतलब एक गत्यात्मक नाम लिया था आपने। वही उसी का नाम है गत्यात्मक। रचनात्मक ही गत्यात्मक है। वही सर, वही गत्यात्मक है। वही गत्यात्मक कह लो या संरचनात्मक मॉडल कह लो, बात दोनों एक ही है, बात दोनों एक ही है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं तो मैं आप लोगों से क्या बताने चल रहा था? सिगमंड फ्रायड सही करो। चलिए, कभी कभी ना आप जब बीच में बोल जाते हैं आप लोग ना तो वो लय हो जाता। चलो, मैं आप लोगों से शायद कह रहा था कि ये अवस्थाओं के बारे में, चरणों के बारे में, इसको आप सभी लोग ध्यान रखें। तो ये चरण जो है आपका सबसे पहले मुखावस्था आती है जो ओरल के नाम से जानी जाती है। ये व्यक्ति को जन्म से लेकर 1 साल की आयु होती है। इसमें कहा है काम जो है व्यामुखता का क्षेत्र होता है ये, अर्थात मुंह के माध्यम से यह कामुक क्रियाएं इसमें करता है। चूसना, निगलना, रगड़ना, दांत निकलना या दांत काटना, ये जो क्रियाएं होती हैं ये मुखावस्था के अंतर्गत आती हैं। ये बात सिगमंड फ्रायड ने कहा था। उसके बाद एनल स्टेज की हम लोग बात करें, इसको हम लोग गुदावस्था हिंदी में कहते हैं, और ये व्यक्तित्व के विकास की दूसरी अवस्था है। इसकी आयु जो है 2 से लेकर 3 वर्ष है। ये क्रम आपको लगाना था एज के अनुसार, जो एज भी आप लोग ध्यान रखते जाइएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है कामुकता का क्षेत्र जो है गुदा होता है। फ्रायड के कारण करने का जो अर्थ था यहाँ पे बताने का अर्थ जो था कि उम्र में, इस उम्र में बच्चा जो है मल मूत्र त्याग कर कामुक क्रियाओं का आनंद उठाता है, वो बेसिकली एनल स्टेज कहलाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक स्टेज है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज को ही लिंग प्रधानता अवस्था कहा जाता है। यह तीसरी अवस्था है। ये 4 से लेकर 5 साल तक की उम्र की होती है। यहाँ
कामुकता का क्षेत्र जनेंद्रियां होती हैं। कामुकता का क्षेत्र जनेंद्रियां होती हैं और इसी अवस्था में दो ग्रंथि पाई जाती है, एक इलेक्ट्रा ग्रंथि और एक ओडिपस। इलेक्ट्रा गर्ल्स में पाई जाती है और ओडिपस बॉयज़ में पाई जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक आता है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में जो है अव्यक्ता अवस्था कहा जाता है और ये 6 से 7 वर्ष से शुरू होती है, 12 वर्ष तक चलती है। इसमें इस अवस्था में कोई नया कामुकता का क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि लैंगिक इच्छाएं सुसुप्त हो जाती हैं और अभिव्यक्ति अनेक प्रकार की अलैंगिक क्रियाओं के माध्यम से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, पढ़ाई हो गया, चित्रकारी हो गया, संगीत हो गया, खेल हो गया इत्यादि में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो लेटेंसी स्टेज के अंतर्गत वो चीज़ें आ जाती हैं। और एक आपका आता है जेनिटल स्टेज, इसी को हम लोग जनेंद्रिया अवस्था कहते हैं और ये मनोलैंगिक विकास का अंतिम अवस्था है और इसी अवस्था में किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वयस्कता अवस्था दोनों को शामिल इसमें किया गया है। तो यह 13 वर्ष से शुरू होता है और ये निरंतर चलती रहती है। आप ये कह सकते हो कि मृत्यु पर्यंत तक ये चलती रहती है। और इस अवस्था में जब किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था है, तो इसमें विषम लिंग कामुकता की भी इसमें प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और विषम लिंगी आप समझ रहे होंगे, मेल फीमेल से, फीमेल मेल से, ठीक है। और इसी अवस्था में अगर हम बात करें तो सामाजिक, शारीरिक, मानसिक दृष्टि से जो व्यक्ति होता है वो उसके व्यक्तित्व का परिपक्व है, अपने व्यक्तित्व में वो परिपक्व भी हो जाता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बस इतनी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो आप सब के लिए पेपर में पूछे जा सकते थे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। बोल तो दीजिए एक बार। जी सर। हाँ, सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोगों को अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में, शायद आप लोगों को ये प्रश्न याद आ गया होगा। क्लेन एक विद्वान है जो मैंने आप लोगों से पहले भी बातचीत कर चुका हूँ। बताएं क्या यहाँ पे होना चाहिए। और ये प्रश्न सामाजिक समूह अवस्था है। जी बताएं, आप लोग भी अपने विचारों को प्रकट करें। बोलिए बोलिए बोलिए। ऑप्शन 3 की तरफ झुकाव कर रहे हैं आप सभी लोग। आई थिंक मुझे लग रहा है किसी बच्चों को ये याद नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सर डी होगा। चलो कोई बात नहीं, तब भी आप लोग जो है अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। परंतु जो मैं चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ा करें आप लोग। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो असफलताएं मिलेंगी, तो फिर क्या है, फिर तो दिक्कत है आप सबके लिए, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हैं और पढ़ना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कुछ विद्वान के बारे में। चलिए ठीक है, अभी हम देखते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। बी पर बी होगा कि सी होगा, कौन सा ऑप्शन होता है देखते हैं। मैं आपको बता दूं, इन्हीं अवस्थाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बेल्स का नाम आ गया है, आपको नाम पूछा जाता है टकमैन का नाम, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे नाम पूछा जाता है कैलिन का नाम। किसका नाम? कैलिन का। और ये कैलिन की बात अगर मैं करूँ तो ये कैलिन सन 1972 में क्या था। एक बार इस प्रश्न को आप सभी लोग जो है एक बार इंग्लिश भी देख लें ताकि आपको और आसानी हो जाए ऐसे प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। आइडेंटिफिकेशन आपको करना है करेक्ट ऑर्डर में फॉलोइंग स्टेज द ग्रुप डेवलपमेंट गिवन बाय कैलिन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग उसको ध्यान रखें। कैलिन ने सन 1972 में 1972 में सबसे पहले ओरिएंटेशन की बात किया था, जहाँ पे अगर हम बात करें तो ओरिएंटेशन सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। जो इसकी शुद्ध हिंदी होती है प्रबोधन, और इसी को हम लोग बोलते हैं अनुकूलन, और इसी को हम लोग बोलते हैं दिशा निर्धारण। 3 नामों से होता है, याद आ गया, ठीक है। जब हम अब हम बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट पर। नंबर 2 पॉइंट पे आता है विरोध शब्द, जहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंसेंस की बात करते हैं। और जो रेसिस्टेंसेंस शब्द है ऑप्शन नंबर केवल सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट जवाब चला जाएगा आपका। तो अगर मैं आपको हिंदी दिखा कर लेके चलता हूँ तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो प्रबोधन शब्द है और प्रबोधन के बाद आपका जो चीज़ आ रही है वो प्रतिरोध आ रहा है, और प्रतिरोध जो है विरोध को बताता है।
प्रतिरोध विरोध को बताता है, और उसके बाद बातचीत यानी समझौता को बताता है, और घनिष्ठता ही अंतर्गता कहलाती है, समाप्ति ही समापन कहलाता है। और ये बात आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए, सन 1972 में कैलिन ने दिया था। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर आप गूगल देखेंगे टकमैन का, तो वहाँ पे टकमैन महोदय की 1965 आएगा, परंतु यूजीसी ने, आयोग ने 1963 माना है, और ये इग्नू की किताब में भी मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे, फॉर्मिंग होता है, स्टॉर्मिंग होता है, नॉर्मिंग होता है, परफॉर्मिंग होता है, और एडजॉर्मिंग होता है। ये शब्द भी आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, जो कि इसी पार्ट का, इसी समूह के विकास की ही अवस्थाओं से प्रश्न ये बनाए जाते हैं। वहीं जब मैं बात करूं आप लोगों से, बेल्स एक ऐसा विद्वान है, इनसे भी पेपर में पूछा जा चुका है, सन 1950 में इन्होंने दिया था, और इनका आता है ओरिएंटेशन, जिसको हमने पहले अभी भी बताया, प्रबोधन, दिशा निर्धारण, अनुकूलन, और दूसरे नंबर पे इनका आता है मूल्यांकन, तीसरा पाता है डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना। तो ये 3 विद्वान हैं, तीनों के बारे में ध्यान रखना है। उसके साथ साथ ट्रेकर हो गए, गरलैंड हो गए, सर एक बार म्यूट हो जाइएगा, ट्रेकर हो गए, गरलैंड हो गए, नोर्दर्न एक विद्वान है, नॉर्दर्न, उनका, इन सभी विद्वानों के बारे में आपको ध्यान रखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, और इम्पोर्टेंट सवाल हमारे सामने आ चुका है 41। जरा एक बार आप लोग सम्मिलित करके मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा युग में सम्मिलित है सही तरीके से। सर दूसरे का 4th है अहम मनोविज्ञान। सही आपको बताना है भाई, यहाँ पे मैच नहीं करना है। क्यों मैच कर रहे हैं आप लोग? मैच नहीं करना, युग में सम्मिलित करना है। कहाँ यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, आप मैच कर रहे हैं सभी लोग। सर ऑप्शन 1 स्किनर। बिल्कुल, सही है। किसी बच्चे ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आया है आप लोगों का, कि आपने कहा कि बीएफ स्किनर एक ऐसा विद्वान है जिन्होंने ओसीटी थ्योरी के बारे में बात किया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हम लोग क्रियाप्रसूत अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, और यही आपका करेक्ट है। अन्ना फ्राइड का नाम अगर हम बात करते हैं तो बता सकते होंगे आप सभी लोग, अहम मनोविज्ञान का नाम में आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं जब हम बात करते हैं एरिक फॉर्म के बारे में, तो अवचेतन मस्तिष्क की बात करते हैं, और एलिजाबेथन हॉरलॉक की बात अगर हम लोग करें, तो इनकी बात जो आती है व्यक्तित्व के में, जहाँ पे किशोरावस्था के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं, किशोरावस्था के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। जब बात करते हैं आवश्यकता का पदानुक्रम के सिद्धांत में, तो अब्राहम मैस्लो का नाम आता है, और इनकी किताब आई थी 1943 में। क्या आप लोगों को अच्छे से मालूम है? अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन की किताब थी, जो 1943 में लाई गई थी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो है पिरामिड था, जिसके अंतर्गत इन्होंने 5 अवस्थाओं में डिवाइड किया था। सबसे ज़्यादा अगर कोई भूमिका पूछी गई है तो स्वप्रत्यक्षीकरण या आत्मसिद्धि को लेकर बात की गई है, आखिरी स्टेज को लेकर, और ये आत्मसिद्धि या स्वप्रत्यक्षीकरण की अवधारणा जो है सबसे पहले अब्राहम मैस्लो ने ही दिया था। नीचे से 3 अवस्थाएं तक जब जाते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग निम्न अवस्था के नाम से जानते हैं, या निम्न आभाव के नाम से जानते हैं, और जो ऊपर का है वो उच्च आभाव के रूप में हम लोग जानते हैं, ऊपर की 2 अवस्थाओं को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। जरा एक बार सम्मिलित करें आप सभी लोग, क्या इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए। 42 बताएं। अच्छा सवाल है, जो आपके पार्ट ए का भी ये प्रश्न बना सकता है। पार्ट ए सोशल वर्क में पार्ट एक है ए वाला, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। युग में सुमेलित है। हाँ, युग में सुमेलित है। अनुभव तथा अवलोकन का वर्णन, फर्स्ट वाला। चलिए कोई बात नहीं। जी सर, फर्स्ट अनुभवजन्य। अनुभवजन्य, ओके। चलिए, आप लोगों ने जो अपने विचारों को यहाँ पर प्रकट किया है, ठीक है, अच्छा है। और अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर जिक्र करूँ इस प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में, तो इसका सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अनुभवजन्य का जो शोध है वो अनुभव और अवलोकनों का ही वर्णन करता है, अवलोकनों का ही वर्णन करता है। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं व्यवहारिक शोध क्या होता है? तात्कालिक समस्या का जी क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं बताएं फिर से। तथ्यों का पता लगाना, व्यवहारिक अप्लाइड।
हाँ अप्लाइड, उसकी अप्लाइड बेसिकली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने एक शब्द बोला है अप्लाइड करके, तो वो बहुत अच्छा शब्द था, जो कि व्यवहारिक वही अप्लाइड को ही बोला जाता है, अप्लाइड रिसर्च को ही कहा जाता है। और बेसिकली जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें आप लोगों से, जो आपको अनुभव को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी वहाँ पे अनुभव भी शब्द को वो व्यवहारिक रिसर्च के अंतर्गत रखा जाता है, उसको भी उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे अगर कहूँ कि जो प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल है, जो प्रायोगिक वाला, जहाँ पे कारण और प्रभाव के संबंधों का हम उजागर करते हैं, जहाँ एक घटना दूसरी घटना को अंजाम देती है, तो वहाँ प्रक्रियाएं भी कहीं न कहीं व्यवहारिक के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसलिए आप इसे भी ध्यान रखेंगे, जो कि साधारणीकरण सिद्धांत को तैयार करना ये बेसिकली व्यवहारिक नहीं कहलाता है। और बहुत बच्चे कहते हैं कि भाई ऐसा आराम से या कोई चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में किया जाए तो हो सकता है भाई ये व्यवहारिक रिसर्च हो ना, गलत बात है। व्यवहारिक रिसर्च कभी सिद्धांत बन ही नहीं सकते हैं, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। अप्लाइड रिसर्च से कभी बनाए नहीं जा सकते हैं सिद्धांत, है ना। अच्छा, दूसरी बात अगर हम आपसे बात करें तो एक है मौलिक शोध। मौलिक शोध को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या फंडामेंटल शब्दों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बताओ जी सर, एक बार। फंडामेंटल रिसर्च। हाँ, जिसको हम लोग मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान या बेसिक रिसर्च के नाम से हम लोग जानते हैं। ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि के लिए जो होता है, जहाँ पे सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित होती हैं। तो आप ये बात कहना था तो थोड़े समय के लिए ये कह सकते हो कि साधारणीकरण और सिद्धांत को तैयार करना मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत आ सकता है। तो बेसिक रिसर्च क्या होती है? बेसिक रिसर्च होती है वर्तमान में, आज के समय में जो अभी चल रहा है उसमें संग्रह में वृद्धि करने की बात करेगा, सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित होती हैं, और वर्तमान में इसका कोई उपयोग ना होना अकादमिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाती है काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है मौलिक रिसर्च को। एक आपके सामने आता है गुणात्मक अनुसंधान। अब गुणात्मक में एक शब्द है गुण, उसकी विशेषता। तो जब उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषता, उसके गुण के आधार पे कोई रिसर्च करते हैं तो वह गुणात्मक रिसर्च होता है। ये नहीं कि तथ्यों का पता लगा देना, तथ्यों का पता लगाना नहीं होता है बेसिकली। हाँ ध्यान रखिए, देखिए ज्ञान में वृद्धि करना मौलिक शोध है, समाधान उन्मुख करना ये आपका व्यवहारिक शोध है, खोज या आविष्कार करना ये मौलिक है, ये आपका बेसिक रिसर्च है। लेकिन जब वास्तविक स्थितियों में लागू करते हो, रियल चीज़ों में लागू करते हो, वो व्यवहारिक रिसर्च है। लेकिन जब गुण की बात होती है, उसकी क्वालिटीज़ की बात होती है, तब हम वहाँ पे गुणात्मक रिसर्च के अंतर्गत उसको शामिल करते हैं। ये बेसिकली वस्तुनिष्ठता पर भी हो सकता है, आपको व्यक्तिनिष्ठता पर भी हो सकता है, विश्वसनीयता हर रिसर्च में होती है, वैधता भी पाई जाती है। ठीक है, इन चीज़ों को कारण और कार्य के संबंधों को जो इम्पोर्टेंस देता है, शुद्धता की, एक्यूरेसी की बात करता है, वो गुणात्मक शोध के ही अंतर्गत वो सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। ठीक है, बस इस चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ेंगे, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। अच्छा सवाल है, एकदम सिंपल सा सवाल है। मैं इसकी इंग्लिश भी आप लोगों को दिखाऊंगा, पहले एक बार हिंदी देख लें आप लोग। इसमें नहीं है, पता चले आप लोग हाँ हाँ लगा के आ रहे थे और उसमें हाँ वाला बात पूछ लिया है, इसमें नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर आप, अच्छा सुगमता ऑप्शन को आपने बताया है, फोर्थ ऑप्शन का आपने झुकाव किया है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। 43 का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों ने दिया है और यही करेक्ट जवाब होगा। मैं आपको बताऊं, साधनों के उचित वितरण अगर आप कर रहे हो वो साम्यता कहलाता है। मैं आपको एक बार इंग्लिश दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ऐसे प्रश्नों को भी आप लोगों को इंग्लिश देखना भी चाहिए, है ना। तो ध्यान देने वाली बात यह है आप सबके लिए कि संसाधनों का जब उचित कोई वितरण हो रहा है, चाहे वो कम्युनिटी वर्क में हो रहा है या ग्रुप वर्क में हो रहा है या केस वर्क में हो रहा है, तो वह एक प्रकार से इक्वलिटी की बात होती है, और ये बात सत्य भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जब हम इक्वल राइट फॉर ऑल की बात करेंगे, सिंपल सा है भाई, समानता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, ये तो एकदम क्लियर कट में बोल दिया है, बिल्कुल सही बात है। जब हम फॉस्टरिंग ऑफ सोशल ट्रस्ट की बात करते हैं, ट्रस्ट की बात करते हैं, तो वो बेसिकली आपकी क्या कहलाती है? संशक्ति कहलाती है। इसको कोहेंसन कहा जाता है, इंग्लिश में कोहेंसन कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संशक्ति बोलते हैं, और ये करेक्ट जवाब रहेगा। अपने फोस्टर केयर वगैरह भी पढ़ते होंगे,
अच्छा, ये फास्टर केयर का ही पार्ट बनता है, ऐसा नहीं कि उसका पार्ट नहीं है, उसी का पार्ट है ये कोहेंसन। पेपर में एक बार और सवाल आया था, उसका नाम भी फोस्टर केयर को भी लेकर कोहेंसन को रिप्रेजेंट भी किया था। और वो ध्यान रखिएगा, ये पार्ट की भूमिका जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आती है। पता चले आप लोग लगा दिए केस वर्क में, गलत हो जाएगा। वो कम्युनिटी वर्क में आता है, कोहेंसन का नाम कम्युनिटी वर्क में आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के बारे में, तो एक्सेसिबिलिटी जो है ये बेसिकली करेक्ट नहीं मैच करता है आपका, ये सुगमता नहीं आपकी होगी। पक्षपात तरीके से सेवाओं को उपलब्धता कराना, पक्षपात तरीके से बोल रहा है, तो पक्षपात तरीके से मतलब ये होता है ना, एबिलिटी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आपकी जो प्रक्रिया बनती है वो असाभ्य बनता है। असभ्य का मतलब होता है नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करता है। और जो यहाँ पे सुगमता की बात की गई है वो प्रोबेबिलिटी की बात की गई है, जहाँ पे सभी को समान तरीके से चुने जाने की संभावना बराबर की होती है, वो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। और प्रोबेबिलिटी के यहाँ पे जो शब्द में यूज़ किया गया है वो सुगमता जैसे शब्दों को लाकर यूज किया गया है आप लोगों से, है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आएगा अब 44 का। अच्छा सवाल ये भी है, और आप लोग इसमें से कोई ऐसा विद्वान नहीं है जिससे आप रूबरू ना हो, सभी लोगों को पता है अच्छे से। जरा बताएं। ओके, आप लोगों ने 44 का जो जवाब मुझे दे रहे हैं थर्ड की तरफ दे रहे हैं, और सही जवाब आपका चल रहा है, थर्ड ही करेक्ट है। बिल्कुल। अगर जब हम टाजलैंड एंड रिसाव की बात करते हैं तो इसको आप ध्यान रखेंगे, भावनात्मक बंधन को बताते हैं। बाल गोपाल की बात करेंगे तो हाँ, एलोजेनिक संघर्ष की बात करेंगे। कार्ल मार्क्स का नाम तो आप अच्छे से जानते भी हैं, पता भी है, ये आर्थिक निर्धारणवाद के रूप में जाने जाते हैं। और एरिक फॉर्म की भूमिका जो आती है वो स्वतंत्रता से दूर भागने की बात करते हैं। अभी अभी आप लोगों ने एक प्रश्न और सम्मिलित करने वाले के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों ने देखा था, जब हम बात करते हैं एरिक फॉर्म के बारे में, तो एरिक फॉर्म महोदय एक नाम लेके आए थे, अवचेतन मस्तिष्क की बात कर रहे थे, जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं स्वतंत्रता से दूर भागने को बताते हैं। तो ये भी फैक्ट है जो आप एरिक फॉर्म के बारे में भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ही जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे यहाँ पे, और हमारे सामने सवाल आ गया आपके यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। फिर आपसे प्रश्न पूछा है और कहा है कि नहीं है, पूछा है नहीं है, सही पेयर नहीं मिला है, बता दीजिए कौन सा पेयर है। आप बताएं। अभी अभी आप लोगों ने थर्ड लग रहा है, ऑप्शन थर्ड है सर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। आप लोगों ने अभी संशक्ति के बारे में पढ़ा है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, कोहेंसन के बारे में पढ़ा है, और ये बात आप जानते हैं कि सामाजिक विश्वास को बढ़ावा देना संशक्ति या कोहेंसन का पार्ट बनता है। एक दूसरे को प्रभावित करने के समूह के सदस्यों की क्षमता, एक दूसरे को, कारण ये था, अगर आप इस लाइन पर फोकस नहीं करेंगे तो ये भी प्रश्न गलत हो सकता है आपका। अब प्रभावित करना जो शब्द यहाँ पे लिया गया है, उसकी क्षमता को लेकर सीखने से नहीं लिया, सकारात्मक शब्दों में नहीं लिया है, नकारात्मक। क्यों? क्योंकि संशक्ति तो सकारात्मक ऑलरेडी है, आप उसको ऑलरेडी सकारात्मकता के पॉइंट ऑफ व्यू में रखो। जब समूह के सदस्यों की क्षमता की बात कर रहे हो प्रभावित करने के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो जाहिर सी बात है भाई, बच्चा अगर कोई समूह में या पीयर ग्रुप में कोई चीज़ सीखता है तो वहाँ पे कुछ अच्छी आदतें भी सीखता है, तो कुछ बुरी आदतें भी सीख लेता है ना। तो यहाँ जो कोहेंसन शब्द लिया गया है वो बेसिकली लास्ट वाले प्रश्न में ही आपको बता दिया गया है कि सामाजिक विश्वास को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। और यहाँ पर पॉइंट जो संशक्ति लिया गया है, एक दूसरे को प्रभावित करने के समूह के सदस्यों की क्षमता से है ही नहीं, पहली बात। और हम चलिए, अच्छा छोड़िए, अब हमारा काम यहाँ पे ग्रुप पर कार्यस्थल पे काम करना है, ना कि वहाँ जाके बच्चों के साथ ग्रुप में बैठा के उनके बिहेवियर को फोकस करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपका जो ऑप्शन जाएगा वो थर्ड करेक्ट होगा। बाकी मानदंड जानते हैं, नियम में कई बार बताता हूँ आप लोगों को, जब मानदंड वगैरह रीति रिवाज वगैरह शब्द आते हैं,
रूल रेगुलेशंस आते हैं वो मानदंड को ही बताते हैं। और जब लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रबलता की बात होती है तो वो संयोजन क्षमता की बात होती है। और जब कहीं समूह प्रवृत्ति के संबंध में सहमति की डिग्री की बात होती है तो उसे सर्वसम्मति कहा जाता है। तो सारे सही है, केवल थर्ड सही नहीं था, इसलिए आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का, है ना। चलिए, अब ये प्रश्न तो आपको अच्छे से मालूम होगा। निर्देशन के संबंध में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपको पहले कभी गद्यांश पढ़ना ही नहीं है। अच्छा, ये तो पहले के टाइम में बड़े बड़े आते थे, अब आजकल छोटे छोटे आते हैं, बहुत इजी आते हैं। और आप वही काम करिएगा, पहले आप प्रश्न को पढ़िएगा, पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है। तो ये पेपर कौन सा था सर? ये पेपर आपका था सर नवंबर 2017 का पेपर है ये, है ना। सेकंड। हाँ, सेकंड। तो ये प्रश्न को केवल आपको क्या करना है, पहले आपको प्रश्न को पढ़ना फिर ढूंढना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 10 से 15 मिनट में इसको किया करो, ज़्यादा मत समय लिया करो, इस पर 10 से 15 मिनट लिया करो, क्योंकि ये आपका 10 नंबर यानी 10 क्वेश्चन यानी आपका यहाँ पे जो है कवर करने वाला 15 मिनट में, है ना। तो ध्यान रखा करें आप लोग ऐसे, और प्रैक्टिस इस पर करें घर पे, है ना। और प्रैक्टिस यही है, प्रश्न को पढ़े, ऑप्शन को पढ़े, फिर गद्यांश में देखें, और जो मैंने ट्रिक बता रखा है उन ट्रिक को फॉलो करें आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेपर हमारे सामने, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर की भी है नीचे, ये आपको मिल जाएगा अभी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, पेपर थर्ड आ गया आपके सामने। अब ये सोशल वर्क का पेपर थर्ड है, नवंबर 2017 का, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं पहले 2.5 घंटे का समय दिया जाता था। आपको मैं बता दूँ क्वेश्चन नंबर आपके सामने, और यहाँ पे 75 क्वेश्चन है। समाज कार्य का प्रश्न पत्र नंबर 33 है। कुल टोटल 75 प्रश्न मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जो एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसे समाज की संरचनात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था, ये बताएं आप लोग जवाब मुझे। कूले का जवाब आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, अब देखिए प्रश्न है समाज के, ध्यान से आप सभी लोग इस पे फोकस करिएगा। प्रश्न है आप सबके लिए कि समाज के संरचनात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया है। देखिए कूले आप लोगों को बता रहे हैं, तो कूले तो प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं, और ये बात भी सन 1909 की जो किताब थी उसमें जिक्र कर दिया है। मैकाइवर पीएचडी बिल्कुल, यहाँ जो आपने मुझे जवाब दिया है अभी अभी, दुर्खिम का नाम, ये आपने मुझे करेक्ट जवाब दिया है, ठीक है। दुर्खिम का नाम, ठीक है, ये दुर्खिम का नाम आता है। तो कूले तो बेसिकली ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर करके किताब लिखा था, उस पे भूमिका आती है कूले की सन 1909 में। लेकिन जब मैं मैकाइवर की बात करता हूँ तो समुदाय का एक समाजशास्त्री अध्ययन करता है ये, और इनकी सबसे ज़्यादा फेमस कोई अगर भूमिका रही है तो किस में रही है, सामाजिक संबंधों का जाल है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। जब हम बात करते हैं गिडिंस महोदय के बारे में, इनका पूरा नाम फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंस है। इनका पूरा नाम फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंस है। ये मानव समाज के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं गिडिंस महोदय। आपको मैं बता दूं, आप लोगों को पता भी होना चाहिए, इनसे एक और प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से पेपर में, जानते हैं कहाँ से? सामाजिक समूह के वर्गीकरण से। याद आया आप लोगों को? मैंने करवाया है, आप लोग बोलते ही नहीं हैं। जी सर जी। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ जब मैं बात करूँ कूले के बारे में तो आपके मन में 2 ही बात आनी चाहिए, प्राथमिक समूह एंड द्वितीयक समूह। ध्यान रखेंगे। जब मैं आपसे मैकाइबर की बात करूं तो यहाँ मैकाइबर महोदय के बारे में ध्यान रखिएगा, 4 बातें याद रखना है आपको। एक क्षेत्रीय समूह, एक हितों के प्रति चेतन समूह, एक आपको अनिश्चित संगठनों वाले समूह, और एक आपको निश्चित संगठन वाले समूह। तो ये 4 बातें मैकाइबर से। मैकाइबर एंड पे क्षेत्रीय समूह नंबर 1, नंबर 2 हितों के प्रति चेतन का समूह, नंबर 3 अनिश्चित संगठन वाले समूह, नंबर 4 अनिश्चित संगठन वाले समूह, और नंबर 4 आपका हो जाएगा निश्चित संगठन वाले समूह।
है ना, निश्चित समूह वाले। निश्चित संगठन वाले समूह। हाँ, निश्चित। और एक नाम और रखिए याद आप लोग, मिलर महोदय का नाम। मिलर विषम जाति और जो है विषम जाति और समाज जाति, समाज बेसिकली यहाँ इन्होंने जो मिलर महोदय ने बोला है, विषम जाति और समाज जो है समाज सम जाति, विषम जाति और सम जाति जो इन्होंने बोला है, उनका बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक शब्द आता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एक शब्द आता है, जहाँ भूमिका देखने को मिलती है किसकी किसकी मिलर जी की। हाँ, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखें। एक नाम आता है समनर, और ये भी पेपर में खूब पूछा था, समनर। और समनर महोदय के बारे में एक अंतः समूह आता है और एक बाह्य समूह आता है, और बाह्य समूह। जब बात हम करें एक और विद्वान के बारे में जिसका नाम है लेस्टर वार्ड, ये दो भागों में डिवाइड किया, कहा एक ऐच्छिक समूह होता है और एक अनिवार्य समूह होता है। एक ऐच्छिक समूह होता है और एक अनिवार्य समूह होता है। क्लियर? इन सभी चीज़ों को आप लोगों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा, हम सब के लिए पेपर में इम्पोर्टेंट है। नाम आपने एफ्टोनीज का भी सुना होगा, जो कि सोशल वर्क में खूब पूछे जाते हैं, है ना? हाँ, तो गेसल सॉफ्ट और गेमिन सॉफ्ट के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? इन चीज़ों का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि अच्छा, जब हम बात करते हैं गिडिंस महोदय के बारे में, फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंस के बारे में, ये महोदय ने समूह को जननिक समूह और इकट्ठा समूह का उल्लेख किया है। क्या क्या नाम है? जननिक और इकट्ठा। जननिक का मतलब सर होता है जननिक समूह, परिवार। जननिक समूह वह है जो परिवार के अंतर्गत जिसमें मनुष्य का जन्म होता है, उसको जननिक कहा जाए। और इकट्ठा समूह वो है जो ऐसा ऐच्छिक समूह होता है जिसमें मनुष्य स्वेच्छा से शामिल होता है, ठीक है? एक सेरोकिन का नाम भी आता है, बहुल बंधन और एकल बंधन की बात करते हैं। बहुल बंधन और एकल बंधन, है ना? वहीं R.K. मर्टन पीछे नहीं रहे। R.K. मर्टन ने भी सदस्यता का समूह और गैर सदस्यता का समूह बता के गए। R.K. मर्टन सदस्यता का समूह और गैर सदस्यता, ये सदस्यता, हाँ, और सदस्यता। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग लियोपोल्ड के बारे में, लियोपोल्ड महोदय के बारे में, तो इन्होंने एक भीड़ बताया, एक समूह बताया और एक अमूर्त संग्रह बताया। समूह इस टाइप के होते हैं। सर एक बार और बोलिए सर। बहुबंधन एक बंधन किसका बताया था आपने? बहुल बंधन एक बंधन आपका जो बनेगा वो सेरोकिन। मर्टन का बनेगा सदस्यता और गैर सदस्यता, और लियोपोल्ड का बनेगा 3। लियोपोल्ड का बनेगा 3, भीड़, समूह और अमूर्त संग्रह, ठीक है? सर बहुल बंधन और एक बंधन का एक बार दोबारा। अरे मेरे भाई, एक होता है आपका बहुल बंधन समूह, एक होता है आपका एकल बंधन समूह, है ना? अगर बंधन की बात करें हम लोग, तो जहां हम एक केस वर्क के आधार पे, यूनिटरी के आधार पे हम लोग जब उसका मैनेजमेंट करते हैं, जब हम मल्टीटास्क के रूप में करें, चाहे ग्रुप में करें, चाहे समुदाय के रूप में करें, तो आपका क्या बन जाएगा? बहुबंधन समूह बन जाता है। और ये बात सेरोकिन ने दिया है, पिटरिम सेरोकिन। ओके सर। कितनी बार बुलवा चुके हो? 4 से 5 बार बोला हूं मैंने। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन देखो। सर ये लियोपोल्ड जी का, अरे भाई साहब, लियोपोल्ड महोदय के 3 है। एक भीड़ है, और एक आपका जो है समूह है, और एक आपका अमूर्त संग्रह है। देखो मैंने स्क्रीन पर भी लिख दिया, आप तो गलती मत करना, आप लोग 3 लिख दिया। अमूर्त संग्रह जी सर। हाँ, तो भीड़, समूह, अमूर्त संग्रह। चलो जी सर। अब मुझे जरा बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से
सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, क्वेश्चन नंबर 2। मिलनकोलिया को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? चिंता। ओके, और कोई अपने विचारों को प्रकट करे क्वेश्चन नंबर 2 पर। सर मानसिक मंदन। आप लोगों में से बताइए, अच्छा अवसाद कितने लोग जानते हो? अवसाद, डिप्रेशन तो है ही है, आपने इंग्लिश बोल दिया, मैंने कहा कि अवसाद कितने, मतलब क्या है अवसाद? भाई अवसाद की जब हम लोग बात करते हैं तो हमें अच्छे से पता है, यह एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है अवसाद। बेसिकली यहाँ भावनात्मक स्थिति को कम आत्ममूल्य और अपराध की भावना और जीवन के आनंद लेने की कम क्षमता को चिन्हित करता वो अवसाद होता है, सिंपल सी भाषा में, है कि नहीं? अब अवसाद जो है, अवसाद के जब हम उसके टाइप पर बात करते हैं, उसके हम प्रकार पे बात करते हैं डिप्रेशन के, तो एक मेलनकोमिया आता है। ठीक है, क्या नाम आता है उसका? मेलनकोमिया आता है। और ये बेसिकली अवसाद का ही एक टाइप है, एक प्रकार है। सर कितने प्रकार का होता है सर अवसाद? अवसाद देखो, बेसिकली करें जो प्रकार की बात करें तो कई टाइप के होते हैं। एक बार शायद मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया था, है ना? अवसाद के टाइप तो कई टाइप के होते हैं, है ना? मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो आप कह रहे हैं लिखवाने के लिए, तो लिख लीजिए, जो मुख्य रूप से होंगे वही नोट करिएगा। वैसे बेसिकली बहुत टाइप के होते हैं, है ना? जो आप लोगों को मेडिकल सोशल वर्क में देखने को मिलेंगे तो वो मुख्य रूप से कुछ हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक आपको इसको में ध्यान रखना होगा, डिप्रेशन के अंतर्गत एक टाइप होता है मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन नोट कर लिया, मेजर डिप्रेशन। अब मेजर डिप्रेशन होता क्या है ये भी बता दूं कि आगे बढ़ूं? देखो, ये मेजर डिप्रेशन इस तरह का अवसाद होता है, ये शुरुआती दौर में ना आपको काम करने की क्षमता, नींद, पढ़ाई, भोजन या किसी भी पार्टी में शामिल होने में बाधा डाल सकता है। हर किसी के जीवन में एक बार ऐसा दौर ज़रूर आता है जब वो मेजर डिप्रेशन से होकर गुजरता है। तो मेजर डिप्रेशन कहीं ना कहीं आपको काम करने की क्षमता, नींद, पढ़ाई, भोजन, किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए बाधा डाले तो तुरंत आप समझ जाना कि मेजर डिप्रेशन। अच्छा भाई, कहीं मन नहीं है जाने के लिए तो ये भी मत कह देना कि मैं मेजर डिप्रेशन में आ गया हूँ, है ना? ये भी मत कह देना। बेसिकली ऐसा ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में लिया जाता है ना, पॉजिटिव में नहीं। ठीक है, बात करते हैं दूसरा में, बायोपोलर डिप्रेशन। बाइपोलर, अब बाइपोलर डिप्रेशन क्या होता है? ये एक मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। इसमें जो है पुरुष और महिलाओं में समान रूप से होता है, जबकि 83% जो मामले होते हैं वो बड़े गंभीर होते हैं, 83%। तो ये मेजर है जो महिलाओं और पुरुषों में समान रूप से देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये दूसरा है आपके सामने, है ना? अब पता चले कि बहुत लोग कहते हैं कि महिलाओं में ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिलता है, लेकिन जब बायोपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात हम करते हैं तो वहाँ पे दोनों में समान रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं लगातार तनाव में रहना, सैडनेस कहलाता है वो। अगर आपको किसी भी तरह का तनाव और चिंता 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो ये डिप्रेशन का काफ़ी गंभीर चरण माना जाता है, जिससे संभालना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है राकेश जी, ध्यान रखेंगे। और नंबर 4 जो होगा वो आपका गर्भावस्था से जुड़ा तनाव होता है, प्रेगनेंसी डिप्रेशन होता है वो। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उसके प्रसव को लेकर कई चिंता सताती है, जिससे तनाव होना आम है, और ऐसे समय में महिला के साथ परिवार का सपोर्ट का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, तो एक ये भी आपको उसी के अंतर्गत आता है। एक आता है सीजनल अफेक्टिव, अगर हम बात करें सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहलाते हैं इसको, ASD बोला जाता है इसको। और इस तरह का डिप्रेशन सीज़न जो होता है, यानी आप ये कह लीजिए कि मौसम के साथ होता है। आमतौर पर इस तरह का डिप्रेशन सर्दियों के मौसम के साथ शुरू होता है और वसंत और गर्मी के मौसम तक आते आते वो ख़त्म भी हो जाता है ना? और एक आपका होता है इसमें साइकोटिक डिसऑर्डर, अरे डिसऑर्डर बोल रहा हूँ, डिप्रेशन। ठीक है, साइकोटिक डिप्रेशन।
और इस तरह का डिप्रेशन काफ़ी गंभीर होता है। इसमें इंसान को गलत भ्रम में रहता है और आप अक्सर उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जिससे आपका तनाव बढ़ता है। तो बताइए इनमें से कौन कौन से हैं? कोई लोग आते हैं इस डिप्रेशन में? हैं? नहीं सर, तो खुश रहने वाले। कोई नहीं आता है। चलो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। सर लोग आते थे। आना नहीं है किसी को भी, बशर्ते हमने ऐसे ही बात किया है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये 6 के 6 डिप्रेशन जो है एक मुख्य रूप से, बाकी तो बहुत सारे हैं, बाकी 6 मुख्य है जो सोशल वर्क के पेपरों में, एम्स पेपरों में देखने को मिल सकता है। जी, मेलनकोलिया भी इसी में आता ना? मेलनकोमिया, हाँ मेलनकोमिया भी इसी का पार्ट है। सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है ना, तो ये तो नाम है ना उसका, अवसाद के नाम से जाना जाता है मेलनकोमिया को। मेलनकोमिया जो है डिप्रेशन ही है ना, वो डिप्रेशन ही है एक प्रकार का, एक मानसिक बीमारी है जिसकी तुलना में क्लिनिकल डिप्रेशन का एक गंभीर अवस्था मानी जाती है मेलनकोमिया को। और यहाँ पे बेहद अकेला रहना, उदास रहना, खुद को किसी से कम महसूस करना, ये डिप्रेशन का शिकार होता है। इसी को तो मेलनकोमिया कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा आप लोग। निम्नलिखित में से किसने हीन भावना, है ना, हीन भावना अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की अवधारणा को विकसित किया है। नाम आपके सामने, बताए भैया। एडलर या सिरिल बट में से कोई हो सकता है, क्योंकि ओके, एडलर और मैस्लो तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में अपने विचारों को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। आरबी कैटल की बात अगर मैं करूं तो आप जानते होंगे, बताइए क्या जानते हैं? बुद्धि के और हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, ठोस और तरल के रूप में। ठीक है, जब हम बात करते, इस चीज़ को आप सब लोग ध्यान रखेंगे, जब हम बात करते हैं एक मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता की पैमाने को लेकर, गुणवत्ता की पैमाने को लेकर, तो ध्यान रखिएगा सिरिल बर्ट का नाम आता है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर मैस्लो के बारे में, तो आपको तो अच्छे से मालूम है ना, आवश्यकता का। लेकिन जब हम जीने का विज्ञान या मानव प्रकृति को समझने की बात करें, जहाँ पे उसमें बताया गया हीन भावना की अवधारणा को विकसित होता है, तो वह प्रक्रिया क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब एडलर का चला जाता है और बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सही जवाब था आपका। एच.बी. ट्रेकर ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पड़ती है और सामाजिक समूह कार्यकर्ता इसकी जरूर जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, मैंने आपको एक बार और आया हुआ प्रश्न, ये रिपीटेड है, मैंने करवाया है। समर्थन, मान्यता, मदद, ओके, मान्यता, समर्थन, मदद, 3 लोग जवाब दिए, तीनों के तीनों अलग लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो सही जवाब जो होगा मान्यता ही होगा, मान्यता ही करेक्ट एक जवाब। बार जो क्वेश्चन आया था उसमें पहचान था, तो पहचान को हम मान्यता कह सकते हैं इसमें। अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया। फिर अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ कर जवाब दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब जो है आपका मान्यता पर, इन्होंने व्यक्ति पर प्रत्येक, अब देखो यही एक विद्वान है, समूह कार्य में क्या बोल दिया इसने, कहा समूह कार्य में कि जो समूह है वो एक सेवार्थी है, सदस्य जो उसके हैं एक सेवार्थी है। और जब वो सेवार्थी के रूप में आप जानोगे, जैसे आपने आइडेंटिफाई आपने बोला, पहचान आपने किया, तो जाहिर सी बात है उसकी मान्यताओं, उसकी विशेषताएं, उसकी क्वालिटीज़, सारी चीज़ों पर आप जिक्र करेंगे। ठीक है, और यही आप करेक्ट रहेगा। तो सहायता, अगर हम देखो मदद तो हो नहीं सकता, अगर आप कभी भी सोशल वर्क में 2 शब्द अगर आए, सहायता मदद एक जैसा, तो आपको ये बात लगती है कि भाई ट्रेडिशनल शब्द हेल्प हो सकता है, सहायता हो सकती है। समर्थन बेसिकली क्या, ये सोशल वर्कर थोड़ी ना है कि जाके साथ साथ में उसका समर्थन करेगा, बस का पास बनवाएगा, LIC खुलवाएगा उसका, भाई गाइड करेगा उसको, है ना। ग्रुप में यही होता है, गाइड करने की प्रक्रिया होती है। तो प्रश्न ये था कि सामाजिक समूह में कार्यकर्ता की जानकारी जो है होनी चाहिए, और पॉइंट ऑफ व्यू किसके परिप्रेक्ष्य में, प्रत्येक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में। तो जब आप जैसा सेवार्थी वैसे ही रूप में आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी समस्याओं पर जिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं मान्यता का पार्ट बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए। नियम का अनुपालन ना करने वाले को क्या कहा जाता है? अच्छा सवाल। विचलन सर, विचलन, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का आपने कहा विचलन, और यही सही जवाब है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। अभी हम लोग 8
8:30 पर फिर ज्वाइन करना, 8:30 पर ध्यान रखिएगा, 8:30 पर ज्वाइन करेंगे और फिर थोड़ा सा क्लास जो है देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना? ठीक है।